जब देश में हमें हॉकी का नाम लिया जाता है तो ध्यानचंद का नाम याद आता है। और जब हम लोग बैडमिंटन का नाम लेते हैं तो गोपीचंद का याद आता है। लेकिन जब हम लोग एथलेटिक्स का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक नाम याद आता है, वो है धोती चंद। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं धोती चंद जी। थैंक्स फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक की तैयारी कैसी चल रही है? पहले सबको नमस्कार। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक दुनिया में एक एथलीट है जो 100 टू 100 में दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोक्यो में। ये मेरा सेकंड ओलंपिक है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और पीपरसन के बारे में देखेंगे तो पीपरसन तो बहुत दमदार किया मैंने। इसी कोविड सिचुएशन में बहुत चैलेंज के साथ मैं प्रिपरेशन किया। हर दिन 6 या 7 आवर ट्रेनिंग किया मैंने। सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। मेरे जो कोच है नागपुर रमेश सर, जिस तरह मुझे वर्कआउट देते हैं इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करती हूँ। कभी कभी ट्रैक वर्कआउट होता है, कभी जिम वर्कआउट, कभी पूल वर्कआउट। बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है। और 100 मीटर को एक बार भागने के लिए 10-15 बार रिपीटेशन लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक स्टार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि हर एथलीट जितना भी टैलेंट हो, लेकिन ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा हिल जाएंगे या कुछ भी हो गया तो फाउल करके निकाल देंगे। इसलिए ब्लॉक के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ। हमेशा हर दिन ब्लॉक स्टार्ट में ज़्यादा फोकस करती हूँ। और एंड्योरेंस और स्पीड के भी ध्यान देती हूँ। जिम में भी बहुत सारे एक्सरसाइज करती हूँ। तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है मैंने टोक्यो ओलंपिक के लिए। और थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन के बारे में बताइए, आप अपना मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखती हैं ओलंपिक से पहले? मेंटल प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है। अभी अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर लोग तो अभी हमको शुभेच्छा दे रहे, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोक्यो में। बेसिकली 100 और 200 में स्प्रिंट इवेंट में। स्प्रिंट इवेंट में इंटरनेशनल लेवल को जाना बहुत क्रिटिकल है, बहुत कष्ट है। और इतना आसान नहीं होता, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मेरा जो परफॉर्मेंस किया मैंने पटियाला में 11.17, उसी टाइम के हिसाब से मुझे रैंकिंग में क्वालिफाई मिला दोनों में। तो मेंटली अभी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है हर लोग तो होपफुल रखेंगे कि द्वितीय चंद मेडल जीत के आओ। मैं भी होपफुल रख रहा हूँ, लेकिन मैं जितना प्रिपरेशन किया है, मैं टारगेट रखा है 11.10 का। बस 11.10 का भागूंगी तो सेमीफाइनल तक मैं पहुंच सकती हूँ। पहले सेमीफाइनल को टारगेट रखा है। सेमीफाइनल में हो जाएगा तो फिर फाइनल को टारगेट रखेंगे, क्योंकि मैं एथलीट हूँ। एथलीट के हिसाब से मैं तो इतना ही कह पाऊंगी कि हर परफॉर्मेंस कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैंने जो ट्राई किया है, मैं जो ट्रेनिंग किया है, मेरा पूरा होपफुल है कि मैं 11.10 में भाग सकती हूँ। जैसे आपने अपना रिकॉर्ड 10 बार तोड़ चुकी हैं, आप खुद का रिकॉर्ड 10 बार, तो इस ओलंपिक्स में भी कुछ रिकॉर्ड आप तोड़ना चाहेंगी? 2016 से तो मैंने रिकॉर्ड बहुत ने तोड़ा, रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया था। पहले पीटी उषा दीदी के नाम पर था 11.48, फिर रचिता दीदी के नाम पर था 11.38। तो इसको तोड़ के मैं 11.30 किया था, और 30 से लेके आज मैं 11.17 तक पहुंच चुकी हूँ। 10 बार तोड़ चुकी हूँ मेरा खुद का रिकॉर्ड को। मेरा तो पूरा होपफुल है। अभी बॉडी फिटनेस के हिसाब से कोच साहब बता रहे थे कि 11.10 तक तेरा बॉडी है, तो आराम से 11.10-15 के बीच में भाग सकते हो। तो वो टाइमिंग आ जाएगा तो फिर से नेशनल रिकॉर्ड बन जाएगा। और जैसे ओलंपिक्स में आप जा रही हैं, तो क्या हाइट का भी फर्क पड़ता है क्या परफॉर्मेंस में? जैसे एशियन गेम्स में जो आपका सिल्वर मेडल आया था, आपने कहा था कि थोड़ा शायद हाइट की वजह से मुझे गोल्ड भी मिल सकता था, तो ओलंपिक्स में आपको लगता है हाइट एक फैक्टर प्ले करता है? हाँ, हाइट तो इफेक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारा जो चेस्ट फिनिशिंग होता है लास्ट मोमेंट में, तो उसी में ही फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा एशियन गेम में जब 100 मीटर में चेस्ट फिनिशिंग मारा था, उस टाइम में सिर्फ 0.1 मिली सेकेंड के लिए मेरा गोल्ड मेडल छूट गया, मेरे वाले को मिल गई। तो हाइट का भी इफेक्ट पड़ता है। और देखेंगे तो एशिया लेवल और यूरोप कंट्री के लिए एथलीट बहुत फर्क होता है। एशिया लेवल के जितने सारे एथलीट है सबका 11 डेट के बीच में रहते हैं, लेकिन ये बाहर जो यूरोप कंट्री जो एथलीट आते हैं, चाहे एलेना थॉमस हो, सेली हो, बहुत सारे ऐसे एथलीट है जिनका पर्सनल बेस्ट 10.6 से शुरू होकर 10.9 तक रहता है। तो इतना स्पीड बॉडी भी हमारे नहीं है। बेसिकली इंडिया का स्टैंडर्ड देखेंगे तो इंडिया स्टैंडर्ड में अभी जो रिसल्ट में जो भाग रहा हूँ 11.17, बस इतना है। फिर भी हम कोशिश करेंगे हाइट छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि खेल ऐसा है, इसमें कोई कास्ट वगैरह नहीं देखते, हाइट वेट वगैरह नहीं देखते, हम सब मिलकर खेलते हैं। तो मेरा पूरा उम्मीद है भगवान जितना मुझे दिया है बस यही मेरे लिए काफी है, चाहे हाइट हो या ना हो। लेकिन मेरा जो काम है दौड़ना है, बस मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। अच्छा, तो मतलब आप दौड़ने पे ज्यादा फोकस करेंगी, हाइट पे नहीं। और एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपसे
कि जैसे आपने बहुत आम फैमिली से अपनी लाइफ की शुरुआत की और अब जाके आप ओलंपिक तक पहुंची हैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए कितना डिफिकल्ट है धुती चंद बनना, क्योंकि हर कोई धुती चंद नहीं बन पाता। तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे देश के युवाओं को जो धुती चंद बनना चाहते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन बनना इतना आसान नहीं है। मैं जिस परिवार से बिलोंग किया है, इसी परिवार से अगर देखेंगे तो कि एथलीट बनना मेरे लिए बहुत दिक्कत का रास्ता था। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। जिस उम्र में बचपन में खेलना बोलना था, उस टाइम में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया था। बेसिकली रनिंग के बारे में देखेंगे तो एथलीट बनना इतना आसान नहीं है। एथलीट के लिए एक ग्राउंड चाहिए, कोच चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए और स्पोर्ट्स की शूज और कपड़ा सब कुछ जरूरत होता है। जिस टाइम में बचपन में मुझे नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत गरीबी थे। 6 सिस्टर, 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला के 9 मेंबर। इसी बड़ी फैमिली में एक ही बच्चों के लिए इतना खाना-पीना देना मेरे पापा के लिए नहीं संभवपर नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरे पापा का जो कमाई सिर्फ मंथली 200 से ₹500 होता था। उसी ₹500 में इतनी बड़ी परिवार सिचुएशन बदलना आसान नहीं था मेरे पापा के लिए। मेरा वही होप था कि मैं अच्छी तरह से खेलूँगी, तो एक ना एक दिन मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा और देश का भी नाम रोशन होगा, इसके साथ-साथ मेरा करियर भी बना सकूँगी स्पोर्ट्स में। इसलिए मैं हमारे गाँव में नदी के किनारे में नंगे पाँव में भागना शुरू की मैंने। धीरे-धीरे जब वो रनिंग शुरू की तो स्कूल लेवल में आज तक चैंपियन बनी रही मैंने। तो धीरे-धीरे चैंपियन जब लगातार रहा मैंने 5 साल तक, कि 2006 में हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल में एक गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स हॉस्टल है, इसमें जाके इंटरव्यू दिया। इसमें मैं इंटरव्यू में पास हो गई, फिर धीरे-धीरे गवर्नमेंट तरफ से मुझे सपोर्ट मिलने लगा। मेरा परफॉर्मेंस भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगा। तो फिर आज मैं नेशनल लेवल में 15 से ज़्यादा मेडल हासिल कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल लेवल में 35 मेडल हासिल कर चुकी हूँ। तो वही मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं जो निष्ठा से साथ मेहनत किया था, इसका सफल मुझे मिला है। तो सारे हिंदुस्तान में जितनी सारी फैमिली मेंबर है, सबको मैंने यही बताऊँगी कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल-कूद में भी ध्यान देने के लिए कोशिश कराओ। कि वो पढ़ाई तो करेंगे खुद को एजुकेटेड कहने के लिए, लेकिन खेल के माध्यम से 2 चीज़ लाभ लाभ होता है। तो खुद का फिजिकल भी बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग रहता है, इसके साथ-साथ आप खेलेंगे, तो खेल में करियर भी बना सकेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे टाइम तो इतना नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब भी मिल रहा है और खेलो इंडिया के स्कीम के माध्यम से बच्चों को रूरल एरिया बच्चों को भी सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे देखेंगे तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर तरफ से हो, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है जो बच्चों को खेल-कूद में आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे खुद के बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए तो आराम से बना सकेंगे, लेकिन इसीलिए मेहनत करना ज़रूरी है। अब अच्छे से तरह से मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपसे, जब आप लोग इंटरनेशनल एथलीट ओलंपिक्स में जाते हैं, तो खाने की परेशानी होती है क्या? क्योंकि आपका एक अलग किस्म का खाना होता है इंडिया में, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, एनवायरनमेंट अलग, टेम्परेचर अलग, तो खाने का आप कैसे ख्याल रखते हो? मैं समझना चाहता हूँ। वही तो प्लेयर का तो वही दिक्कत है कि जब वो दूसरी कंट्रीज को जाते हैं, वहाँ का वेदर, यहाँ का डाइट, हर चीज़ का इफ़ेक्ट आ जाता है बॉडी में। तो अभी देखेंगे तो इंडिया का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, वेदर जो मौसम चल रहा है, उसी हिसाब से जापान का तो थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है। लेकिन डाइट में देखेंगे तो एशिया लेवल का डाइट थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम तो फूड पर्सनैलिटी है, इसलिए जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है कोई कंट्री में, उसी कंट्री का खाने को हमें 1 महीना तक फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ का वेदर में देख के इंडिया में कहीं पे वो जो जहाँ-जहाँ वही वेदर होता है, उसी वेदर में जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है। बहुत सारा फॉलो करना पड़ता है वेदर को और डाइट को। तो बहुत कुछ चेंजेस रहेगा, लेकिन वो मेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक जब खेली थी मैंने, उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा रियो में। डाइट में हो या वेदर में हो, और किसी चीज़ में भी मुझे अच्छी तरह से मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी मेरी बॉडी। लेकिन अभी 16 के बाद बहुत काफ़ी इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, सारी कंट्री भी घूम चुकी हूँ, तो हर कंट्री का खाना और वेदर सारा मुझे पता है। तो जापान का बारे में देखेंगे तो जापान टोक्यो में भी जो हो रहा है अभी, तो वहाँ का वेदर और इंडिया का वेदर थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि वो एशिया के कंट्री में ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी नहीं होता है। तो उसी वेदर में हमारा बॉडी अडॉप्ट रहेगा, तो मेरा पूरा होपफुल है कि वहाँ पे मैं अच्छी तरह से मेरा बॉडी को अडॉप्ट कर पाऊँगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एथलीट्स अपने साथ कुक लेके जाएँ जहाँ भी जाएँ, तो उनको अपने तरह का ही खाना मिले? क्योंकि हर बार अगर खाना बदले तो वेट लॉस हो सकता है, आपको परफॉर्मेंस में भी बहुत सारा इफ़ेक्ट आने की आशंका होती है। तो ये हो नहीं सकता कि कुक आप लोग ले जाएँ? नहीं, नहीं, कुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उधर जो डाइट मिलता है, बहुत अच्छे डाइट मिलता है, स्पोर्ट्स की डाइट मिलता है। जो प्लेयर अपनी तरफ से, अपने हिसाब से खाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ज़्यादा लालच में ज़्यादा खा लेगा, तो इसका हालत खराब होगा।
किसका ज़्यादा पेट खराब हो सकता है, किसका बॉडी वेट बढ़ सकता है। लेकिन एथलीट लोग को तो ज़्यादा डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनको बॉडी के हिसाब से खाते हैं, जो पसंद है, नापसंद है, बॉडी को जो ज़रूरत है बस उसी हिसाब से खाते हैं। अभी तक मैं देखा है जितने सारे एथलीट टीम जाते हैं बाहर कंट्री को, किसी का भी तबीयत खराब होता है नहीं, किसी का भी बॉडी वेट लॉस होता है नहीं, सब ठीक-ठाक में रहते हैं। क्योंकि जब टीम इवेंट जाते हैं तो महीना-महीना रहते हैं, इन लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। हम तो जाते हैं 2-3 या 5 दिन रुक के कॉम्पिटिशन करके फिर लौट के आ जाते हैं। तो साथ में कुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। और जैसे अभी आप लेट जा रही हैं ओलंपिक्स के लिए, तो आपको एक्लिमेटाइज़ करने के लिए आपको लगा नहीं कि जल्दी जाने की ज़रूरत है या फिर ये सही समय है जाने का ओलंपिक्स में? नहीं, जब भी ओलंपिक होता है इससे 15 दिन पहले या 1 महीने से पहले बच्चे को जाते थे खेल गाँव को। लेकिन अभी कोविड सिचुएशन चल रही है इसलिए मना करा गया है, कोई भी एथलीट जल्दी से जल्दी नहीं जाने के लिए। जिस जिसका इवेंट है सिर्फ इवेंट से 5 दिन से पहले पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम लगा है, रूल रेगुलेशन लगा है, कोविड टेस्टिंग करके जब नेगेटिव रिपोर्ट आएगा तब जा आप खेल गाँव के अंदर जा सकते हो। वो रूल रेगुलेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा इवेंट 30 तारीख को है इसलिए मैं 23 को जा रही हूँ 5 दिन से पहले। जो जिसका इवेंट है सब 5 दिन से पहले जा रहे हैं। और कंपटीशन लड़के आ जाएँगे और इधर का देखेंगे तो इधर तो अभी इंडिया में वो इंडिया एक ऐसा जगह है कि आप कहीं पे भी जाओ, आप कोई भी कंट्री का वेदर चाहिए उसी जगह कंट्री का वेदर आपको मिल जाएगा इंडिया में। तो अभी सब ठीक-ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और देश की पूरी दुआएँ आपके साथ है। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और धन्यवाद थैंक आपका यू, आने के लिए। धन्यवाद द्युति जी। थैंक यू, नमस्ते जी।